Introduce myself. My name is Momna, Department Clinical Psychology. Today my presentation topic is sedative hypnotic anxiolytic related disorder. सबसे पहले हम इसके कॉन्टेक्ट की बात करते हैं. उसमें आता है इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, काजेस, रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट. What is sedative hypnotics? Sedative hypnotics and anxiolytic may be prescribed for a number of physical and psychological medical conditions. This class of substance include all prescription sleeping medications and almost all prescription anti-anxiety medications. ये ड्रग्स की वो क्लास है जो नींद को इंड्यूस करती है और मेंटेन करती है. ड्रग्स बहुत सारी साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल मेडिकेशन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती है. ये वो सब्सटेंस है जो कि स्लीप को इंड्यूस करती है. मोस्टली ये ड्रग्स एंजाइटी मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. लाइक स्ट्रेस को कम करना, एंजाइटी को कम करना, मेंटली रिलैक्स करती हैं ये ड्रग्स एक पर्सन को. Sedative hypnotic anxiolytic use disorder encompasses a range of problematic behavior and function difficulties. ये पर्सन में प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को होल्ड करती है. लाइक नींद का ना आना, आंखों का चपकाना, जल्दी से जो लोग जो है ना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, उनके लिए ये ड्रग्स की एक लिमिट होती है. लेट्स टेक examples. Features may include dose increase, tolerance and craving for drugs, अफेक्ट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल. एक पर्सन ये ड्रग्स ले रहा है और वो इन ड्रग्स को जो है ना की डोज इंक्रीज करता जा रहा है. उसके बाद उसको इन ड्रग्स की जो है ना क्रेविंग होती जाएगी और उस पर उसका इन ड्रग्स का अफेक्ट होता जाएगा. उससे वो उसका जो है ना लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. लाइक अपने आप पे जो है ना उसका जो है ना कंट्रोल खत्म हो जाएगा. सिम्टम की बात करते हैं. सिम्टम्स में उसके सडनली चेंज इन मूड में जो है ना चेंजेस आते रहते हैं. इम्पेयरमेंट, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता. इन अप्रोप्रिएट सेक्सुअल एंड अग्रेसिव बिहेवियर. उसका जो बिहेवियर होता है ना वो अग्रेसिव हो जाता है. बोलने में प्रॉब्लम आती है. लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, खुद पर लेक ऑफ बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहेगा. अनस्टेडिकेटेड वॉक, जल्दी चलेगा. रेपिटेटिव अनकंट्रोल आई मूवमेंट, आइज पर कंट्रोल नहीं रहेगा. खुद की इम्पेयर्ड अटेंशन एंड मेमोरी, बार बार बातों को भूल जाएगा. स्टूबर एंड कोमा. इसके ये सिम्टम्स की जो कंडीशन है वो कोमा जैसी हो जाती है. देन हम अगर इसके कॉजेज की बात करें तो कॉजेज में व्हेन समवन आर प्रिस्क्राइब्ड SHAS फॉर मोर देन 3 months treat पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस disorder, anxiety, insomnia and other conditions. When they are used non-medically, there is always the possibility of addiction. इसमें बताया गया कि अगर एक इंसान इन ड्रग्स को 3 month से ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो इन ड्रग्स का आदी हो गया है. बार बार इन ड्रग्स को लेने की कोशिश करेगा और वो यही सोचेगा कि उसको अगर नींद नहीं आ रही तो अगर शायद वो ये मेडिसिन लेगा तो उससे उसको मेंटली रिलैक्स होने के लिए मदद करेंगे वो मेडिसिन. और जो है ना वो इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेगा. और वो इनका इस्तेमाल अगर 3 month से ज़्यादा कर रहा है तो वो जो है ना इसलिए कर रहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अगर उसको है तो उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए कर रहा है, एंजाइटी को कम करने के लिए कर, इंसोमिया को कम करने के लिए, अदर कोई भी कंडीशन, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो ये ड्रग्स यूज़ कर रहा है. उसके बाद someone who has addicted to SHA may regularly use this class of substances to satisfy specific craving. अगर एक इंसान इन मेडिसिन का रेगुलरली यूज़ कर रहा है तो अगर रेगुलरली यूज़ करने के बाद उसकी ये जो है ना एक हद से ज़्यादा लाइक टाइम डोनेशन जो है ना उसका ज़्यादा हो गया लेकिन वो फिर भी इन ड्रग्स को यूज़ कर रहा है तो उसको इन ड्रग्स की क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट जो है ना SHA withdrawal can set after their education of use when there has been heavy and prolonged use of medication for any reason. इसमें भी यही बताया गया अगर एक पर्सन जो है वो मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है काफ़ी अरसे से लेकिन वो बगैर किसी रीज़न के जो है ना इन ड्रग्स को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी जो है ना
इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बात करें तो रिस्क फैक्टर में इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में ये बताया गया है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर को जो है ना हम एक इंसान को जो है ना ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट कर सकता है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो किस माहौल में रह रहा है। अगर वो उस माहौल में रह रहा है जिसमें इस तरह के काम होते हैं, लाइक जिस माहौल वो अपने माहौल को जो है ना उनकी हैबिट्स को अडॉप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो मे बी उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से वो इन ड्रग्स को ले रहा हो। हु आर एट हाई रिस्क, उसके बाद फीमेल आर एट हाई रिस्क देन मेल्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन मिस यूज ऑफ सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंजोलिटिक सब्सटेंसेस। फीमेल्स में ज़्यादातर मेल्स की निस्बत फीमेल्स में ज़्यादातर ये जो है ना डिसऑर्डर पाया जाता है, क्योंकि फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, एंजाइटी में रहती हैं। इसकी वजह से जो है ना मेल्स में इतना नहीं होता, ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है। एट दी एंड हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले उन्होंने बताया दी फर्स्ट गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले तो हमें ट्रीटमेंट में ये करना चाहिए कि हमें जो है ना इन ड्रग्स का जो है ना यूज़ बहुत ही कम कर देना चाहिए। इन ड्रग्स का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए मोस्टली। उसके बाद काउंसलिंग बिहेवियर थेरेपीज कैन हेल्प अ पर्सन टू एड्रेस टू द एडिक्शन। काउंसलिंग थेरेपीज, बिहेवियर थेरेपीज, काउंसलिंग की जाए, इनकी बिहेवियर थेरेपीज की जाए, वो इनकी हेल्प, एक पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। और जो है ना काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी से हम उनको जो है ना ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन का या हर स्ट्रेस एंजाइटी का जो है ना सोल्यूशन ड्रग्स या मेडिसिन ही हो, क्योंकि अगर मेडिसिन रेगुलरली ली जाए तो एक इंसान को उसका जो है ना नशा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने जो है ना नॉर्मल लाइफ में नहीं रहता, वो लाइक सुस्त रहना स्टार्ट कर देता है, अपनी ही दुनिया में रहना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना उसके अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, बॉर्न हो जाती हैं। उसके बाद जो है ना इसमें बताया गया है कि इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी